पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज का दिन खबरों के हवाले से इंतहाई अहम दिन था। मेरी कोशिश थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के जो बैरून मुल्क जायदादें हैं उसके हवाले से कुछ नए दस्तावेजात आपको दिखाए जाते। कुछ पेपर्स पनामा लीक्स में आए और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्टिफिकेशन हैं, रजिस्ट्रेशन के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, नेस्कॉल के, नीलसन के, कुंबर ग्रुप के, अल्टीमेट होल्डिंग से वन हाइट पार्क 6 अरब 32 करोड़ का किसने लिया, कौन है, कैसे ये ट्रांसफर्स हुई। कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाएं, लेकिन बात पहले आगाज करेंगे। आज जीएचक्यू में एक अहम हाई सिक्योरिटी इजलास हुआ जिसमें पता हमें ये लगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक शरीफ ने दूसरे शरीफ के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। क्या वाकई ऐसा है? दूसरी तरफ वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने भी एक चार्जशीट जारी की, उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ चार्जशीट जारी की। तो इन सारे मौजूआत पे बात करने के लिए हमारे पास आज सबसे अहम शख्सियत मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वकील हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो TORs पे बनी थी उसके रुए रवां जो 70 सवालात बने थे उसमें कलीदी किरदार अदा किया बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई और उसके बाद जो बयान सामने आया कि जनाब नेशनल एक्शन प्लान पे जो प्रोग्रेस है वो सही नहीं है, जिससे ज़रबेअज़ मुतासिर हो रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि एक शरीफ ने दूसरे शरीफ के खिलाफ एक चार्जशीट जारी कर दी आज? देखिए, एक बात तो क्लियर है अरशद, बिल्कुल वाज़े है और हम ये बड़े अरसे से सारा वक्त ये कह रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान को बने तकरीबन 2 साल हो गए और इसमें 20 नुकात थे। 20 नुकात की जो फोकल मिनिस्ट्री थी, क्योंकि ये सूबों में वो इसकी अमल दरामद होना था। सूबों में बैन सूबाई टेररिज्म को सूबे की सरहद पे रुक तो नहीं जाता कि वो पंजाब में कर रहा हो और वो कहे अब सिंध आ गया, मैं अब टेररिस्ट नहीं रहूँगा। तो ये बैन सूबाई अमल था जिसकी फोकल मिनिस्ट्री थी वजारत दाखिला, और वजारत दाखिला ने 20 पॉइंट्स पर एक चेक लिस्ट रखनी थी और जहाँ भी मुश्किलात आनी थी, जहाँ भी रुकावटें आनी थी, उनको दूर करना था, मरबूत करना था सारे इस अमल को, सारे इस एफर्ट को। तो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो बयान है, अगर ये समझा जाए कि कोर कमांडर्स की मीटिंग का बयान मियाँ साहब के ख़िलाफ़ है, तो वो तो मियाँ साहब की अपनी टीम के ही साहब हैं जो नाकाम हुए हैं, जो बिल्कुल नाकाम हुए हैं। बयानबाजी पे लाइक ए गैस बैग वो बयानबाजी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने गैस बैग का जिक्र किया, ये क्या चीज़ होती है? जिसके अंदर हवाई भरी हो और वो निकलती जाए। तो आप कह रहे हैं कि क्या मतलब है? माफ कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा। अगर आपकी ये बात है तो आप ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार एक गैस वाला गुब्बारा है? उससे भी हल्का है। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, जिन नेशनल एक्शन प्लान के आपने 20 नुकात का जिक्र किया, चौधरी निसार साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जनाब 4 नुकात पे तो अमल दरामद हुआ। और अगर इन्फेरेंस ड्रॉ की जाए, आप वकला हमेशा ये काम करते हैं, इन्फेरेंस भी ड्रॉ करते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि बाकी 16 नुकात जिनमें यह था कि जनाब पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, FC की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, पंजाब में रेंजर्स ने जाना है, वो वाले सारे काम थे, वो नहीं हो सके। एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ मदरसा रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, ये सारी चीजें नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो फौज ने कल कॉम्बिंग ऑपरेशंस का आगाज किया और पंजाब के कुछ इलाकों से दहशतगर्द भी पकड़े गए। तो क्या ये अब समझा जा सकता है कि पंजाब में भी ऑपरेशन शुरू हो गया है और उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि वजीर आला पंजाब, जो कि अक्सर आर्मी हाउस चले जाते हैं या GHQ चले जाते हैं और खुफिया मुलाकातें भी करते हैं आर्मी चीफ से, इस दफा उनकी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए? कोई ऑपरेशन पंजाब में नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई मुझे देखने में नहीं आ रहा पंजाब में कोई कहाँ ऑपरेशन हो रहा है जिस तरह कराची में हो रहा है। क्या LDA की करप्शन की फाइलें
रेंजर्स ने उठाई हैं, जिस तरह नकाब पोश रेंजर्स गए थे और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की फाइलें और कंप्यूटर उठा के ले गए थे। कहाँ ऑपरेशन हो रहा है? क्या किसी वज़ीर को जिनके कलअदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात हैं, किसी को बुरी नज़र से भी देखा है किसी ने? क्या किसी वज़ीर को जो कि अब मीडिया पे रिकॉर्डेड है, उसका चल रहा है कि इतनी रिश्वत ली है और शहबाज शरीफ को देनी है, वो मीडिया पे चल रही है, सोशल मीडिया पे, वो क्या किसी को कुछ किया गया है? बिल्कुल हरगिज़ पंजाब में ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ना ऑपरेशन होगा। ये शरीफ बरादरान की पकड़ नहीं है। मैं पहले भी कहता हूँ 14 लोग इन्होंने अपने मोहल्ले में, मॉडल टाउन मोहल्ले में बशमूल 2 बीबियाँ कत्ल कर दी, शहीद कर दिए, लेकिन इनकी पकड़ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, बसें भर के लोग लेके आए ये लाहौर से, और सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस और 4 जजों को भागना पड़ा, इनकी कोई पकड़ नहीं हुई। वजीर दाखिला वो केस क्यों नहीं चलाते? वो असगर खान का केस हुआ, असगर खान के केस में इनसे रकम वापस वसूल करने के लिए फौजदारी और दीवानी दोनों कार्रवाइयों का हुक्म हुआ। ये हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, कुछ हुआ उसका? क्या वजह है बैरिस्टर एजाज अहसन साहब, क्यों नहीं होता? और एक इंप्रेशन ये क्यों क्रिएट हो रहा है, जो कि मैं दिफाई तज्जियाकारों से भी बात कर रहा था, वो कहते हैं कि एक इंप्रेशन आ रहा है कि शायद ये सिलेक्टिव है, और अगर सिलेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है जो कि दिफाई तज्जियाकार कहते हैं, तो फिर ऑपरेशन इस तरह के जो बयानात आते हैं, जो कि कार्रवाइयाँ हुई, बाकायदा ज़रब-ए-अज़्म में मिलिट्री गेम्स भी हुए, लेकिन ये वाले जो 20 नुकात हैं उस पर अमल दरामद में पंजाब पे एक सिलेक्टिविटी की परसेप्शन बिल्ड होती नजर आ रही है। तो क्या इस तरीके से ये चीजें आगे चल सकेंगी? जिन वुज़रा का आपने जिक्र किया उनमें से एक की तो इतला ये थी कि वो आज बैरून मुल्क जब से कादरी साहब आए और पता लगा कि जी दोबारा से वो ये तहरीक चला रहे हैं कि एहतसाब हो, वो वाले वजीर तो बैरून मुल्क चले गए थे, दूसरे वजीर अभी तक यहीं पे मौजूद हैं। तो ये क्यों नहीं एक्शन होता? आपने भी ये सारी चीजें पॉइंट आउट की, वजह क्या है इसकी? पंजाब में तो गुल्लू भट्ट भी नहीं पकड़ा, वो मतलब पकड़ा गया था, वो फिर रहा है। गुल्लू भट्ट जो कि कोई हद है, कोई इंतहा है इसकी भी। और पंजाब में मैं नहीं समझता कि कोई ऑपरेशन होगा। पर ये इस मामले में 2 चीज़ें अलहदा हैं। एक ज़रब-ए-अज़्ब है, ज़रब-ए-अज़्ब फौज ने और राइल शरीफ ने चलाई है, जो कि ऑन टारगेट है, फॉर्चुनेटली ऑन टारगेट है। दूसरा है नेशनल एक्शन प्लान, जो ज़रब-ए-अज़्ब के की मुआवनत के लिए, फ़िज़ा बनाने के लिए था, जिसका प्रीफेक्ट और मॉनिटर चौधरी निसार अली था। वो खुद तस्लीम कर रहा है कि 20 में से 16 आप बता रहे हैं 16 पॉइंट्स पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान में हेट स्पीचेस, कलअदम तंजीमें, पंजाब में खसूसन कलअदम तंजीमें आज़ादी तक फिर रही हैं। वज़ीर आला ऐसा है जिसने ये ओपनली कहा कि आप ऐब तालिबान, आप सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बेशक करें कार्रवाइयाँ, पंजाब को बख्श दें, यही कहना था ना। इसी तरह कि पंजाब को बख्श दें, पंजाब में ना कीजिए, हम और आप एक हैं। और वज़ीर दाखिला ऐसा है जो हकीमुल्लाह महसूद के मरने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू बहाता है। अब वो अपनी नाकामी के बजाय ये कि अपनी नाकामी पे अपनी कारकर्दगी की बात करें, और कारकर्दगी की बात करने की ज़रूरत नहीं होती अरशद। जिसकी कारकर्दगी हो उसकी नजर आती है कारकर्दगी, उसको बिल्कुल। आपने ये सारी जिक्र किया, हनीफ अब्बासी साहब भी एक पुलिस स्टेशन पे नजर आए, वहां पे कुछ लोगों को छुड़वाने गए, तो इस तरह का रवैया हुक्मरान जमात का ये नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि शायद रावलपिंडी पंजाब के हिस्से में आता है तो वहां पे ये चीजें जायज़ हैं। चौधरी निसार साहब का बैरिस्टर एजाज अहसन साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब एक दबंग वजीर दाखिला हैं, और उन्होंने अपनी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत, जिसमें आपके साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दीगर लीडरान
का उन्होंने हवाला कुछ डायरेक्ट दिया, कुछ इनडायरेक्ट दिया। कुछ उन्होंने जिक्र किया कि जी कुछ CBMs चाह रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उस टाइम पे शायद ये CBMs चाह रहे थे आप, जब आप TORs कमेटी में बैठ के पनामा के इश्यूज पे 70 सवाल ड्राफ्ट कर रहे थे। ये CBMs के जी अयान अली को छोड़ दो, डॉक्टर आसिम को रिलीज कर दो बकौल चौधरी निसार साहब, ये किसने ऑफर दी थी चौधरी निसार साहब को? कोई बड़ा बेवकूफ़ ही होगा जो चौधरी निसार के पास पीपल्स पार्टी का पैगाम लेके जाएगा कि चौधरी निसार के पास, और वो भी चौधरी निसार के पास, कि अलिफ कर दो बे कर दो, वो अलिफ अयान अली हो या डॉक्टर आसिम हो, कोई मतलब है कौन जाएगा चौधरी निसार अली के पास? मुझे तो मतलब ये बनावटी बात बनाई है ना। यानी आप चाह रहे हैं चौधरी निसार साहब को फिर उस शख्सियत का नाम बताना चाहिए कि कौन ये एक पैगाम उनके पास नाम बताना पड़ेगा, और उस शख्सियत को भी सामने फिर आना पड़ेगा, फिर उस शख्सियत को बताना पड़ेगा कि किसने उसको पैगाम दिया। यूं ही बात कर देना। LPG की बात उन्होंने कर दी, ये भी सुन लो, LPG। मैं यहां दावे से कह रहा हूं आपको अरशद, ये वजीर दाखिला है, ये कोई छोटा मोटा वजीर नहीं है। अगर LPG का कोई कोटा मैंने किसी गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से भी अगर मैंने कोई लिया है, वो कैंसिल कर दे, कल कैंसिल कर दे। इसके पास इख्तियार है, मैं अपील भी नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, कैंसिल कर दे। ये LPG का ट्रेड 2000 में, सन 2000 में ख़त्म हो गया। उससे पहले वजीर दाखिला वजीर पेट्रोलियम थे और कोटे देते थे। उससे पहले 2000 से पहले कोटा दिया जाता था। 2000 में ये प्राइवेट ट्रेड हो गया। उसमें मेरी बीवी ने ये कारोबार शुरू किया, मेहनत करके सीखा और शुरू किया है। खातून अगर करती है तो और कोई गवर्नमेंट, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मैंने इतनी तहरीक चलाई। अगर कोटा लिया होता, कोटा रहा ही नहीं 2000 के बाद, कोटा करते हैं। राइट, कोटा लिया होता। ये कोई नया मसला नहीं है, इससे पहले भी पार्लियामेंट में एक दफा ये मसला उठा था और वहां पे फिर आपका जवाबी बयान आया था कि आई टेक यू टू द क्लीनर्स। वो कौन से क्लीनर्स पे आप उनको लेके जा रहे थे जिनका रास्ता अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं, वो मुहावरा है और वो मौके की मुताबिकत से बात की थी। और ये मैं क्लीनर्स पे ही तो लेके जा रहा हूँ, और क्या है। वो अपने सर के बाल खुजाए, वो कैंसिल कर दे, पर ये यूं ही बात कर देनी। और फिर अयान अली और जो डॉक्टर आसिम की बात है, वो जैसे मैंने कहा कि कौन जाएगा। मैं तो पीपल्स पार्टी में हूँ, पीपल्स पार्टी का बंदा तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने नहीं जाएगा निसार अली के पास, ये जानते हुए कि ये पीपल्स पार्टी के कितने खिलाफ है। एक और भी बात की चौधरी निसार साहब ने कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं और अयान अली के जो टिकट्स हैं वो एक ही अकाउंट से खरीदे जाते थे, और वो कह रहे हैं उनके पास ये सबूत मौजूद है। ये सबूत अगर है, मौजूद है, तो इससे क्या निकलता है? ये जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, मुझे इनके वाकयात का इल्म नहीं है, पर ट्रैवल एजेंसीज में बीसियों किस्म के, मैं तो आजकल एक आपको मुश्किल बताऊं, एयरपोर्ट पे जाता हूं, किसी बाजार में जाता हूं, दुकान में जाता हूं, लोग कहते हैं कि जी सेल्फी बनानी है। मैं उनसे पूछता हूं तो अज़राए तफन्नुन, चाहे लड़के हों चाहे बड़े, मैंने कहा भाई तुम्हारे में से किसी का नाम उज़ैर बलोच तो नहीं है कि कल एहतसास हसन की तस्वीर उज़ैर बलोच के साथ आ जाएगी? तो ये बातें, ये इस पे लतीफ़ खोसा ने उनको नोटिस देने का भी, उनके खिलाफ केस करने का भी ऐलान कर दिया और वो फैसला हो जाएगा उसका। लेकिन मौके की बेवजह की बातें, जिस तरह खुर्शीद शाह के बारे में उन्होंने बात की, खुर्शीद शाह एक मोतबर लीडर है। खुर्शीद शाह साहब के बारे में क्या बात की? मेहनत से अपना मकाम बनाया, मेहनत से मकाम सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं याद पड़ता खुर्शीद शाह का उन्होंने कहीं नाम लिया है, उन्होंने तो कहीं मीटर रीडर का किसी जिक्र किया था। खुर्शीद शाह साहब का नाम लिया उन्होंने?
बस वही हवाला, वो हवाला उसी तरफ था। मेरा भी उन्होंने एलपीजी का कहा है, और ये वो जानते हैं किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। बाकी बात ये है कि हमारे अरशद स्कूल में जब हम बच्चे थे तो एक लड़का होता था हमारे साथ, ये असल वाकया बता रहा हूँ, अल्लाह के फजल से मेरा क्लास फेलो अभी भी हयात है, और उसके थोड़े से ही एक साइड से बाल नहीं थे और वो पैच सा लगाता था। तो उसका नाम, उसका एक, अब मैं वो नाम नहीं लेता, उसका एक नाम बन गया, ब्रिटिश कॉमेडी का कैरेक्टर था मिस्टर बीन्स। ये अक्सर स्कूलों में इस तरह का नाम रखा जाता था। आप मिस्टर बीन्स का हवाला तो नहीं दे रहे? नहीं 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 नहीं, वो उस वक्त बीन्स नहीं, हम तो 50 साल पहले की, हमारे दौर में मिस्टर बीन्स काफी फेमस कैरेक्टर था जिसका आप हवाला नहीं नहीं, मैं मिस्टर बीन्स नहीं कहता, मैं वो छेड़ का लफ्ज भी नहीं लेता उनके लिए, वजीर दाखिला के लिए, लेकिन मैं वो उसका नाम उसका पड़ गया। अब जब उसके सामने वो नाम लो तो वो लड़ने को आता था। निसार अली के सामने आप एतजाज हसन कह दें, वो बौखला जाते हैं, सिर पे सवाल। साहब, ये आखिर इतनी मोहब्बत आप दोनों में क्यों है? आप कह रहे हैं कि आपका नाम ले लिया जाए, और अगर अदावत है तो अदावत भी मोहब्बत के बाद ही डेवलप होती है। ये माजरा क्या है? आज कौम को जरा बताएं तो सही, दोनों में इतनी मोहब्बत की वजह क्या है असल? नहीं, मुझे तो कोई इसका इल्म नहीं है। मेरे खिलाफ उन्होंने इंक्वायरियां करा रहे हैं, FIA की इंक्वायरियां करा रहे हैं, नैब की इंक्वायरियां करा रहे हैं। अभी तक मैं ये कहता हूं कि निसार अली और मेरे टैक्स रिकॉर्ड्स आमने सामने रख लें, उनको मिला लें। बात ये करने वाली बात है ना। बातें अगले दिन इन्होंने कहा कि एतजाज हसन अच्छे वकील होंगे, अच्छे इंसान भी बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैक्स गुजार इंसान हूँ, टैक्स देता हूँ वज़ीर आज़म से ज़्यादा, शहबाज शरीफ से ज़्यादा, वज़ीर दाखिला से ज़्यादा, इनको तीनों के मिला के जो टैक्स देता हूँ उससे कोई 6 गुना टैक्स देता हूँ, 8 गुना देता हूँ, ज़्यादा देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को इत्मीनान से सोता हूँ। अब ये बातें इन्होंने एक 12 दिसंबर 2012 को एक बयान दिया था, एक वो कभी आप दिखा सकते हैं ना? तो इन्होंने मेरे ख्याल से आप ये मिनिस्टर बनने से पहले का बयान था, हुकूमत में आने से पहले का। मैं अपने प्रोड्यूसर अदील जो कि बहुत मेहनत करते हैं और अक्सर ऑन द फिंगर टिप्स उनके चीजें होती है, अदील राज साहब, अगर आपको वो क्लिप मिल जाए, अच्छा मिल गया आपको, जरा चिल्लाएं तो सही है, क्या कहा था? मैंने ये फैसला किया है कि अगर 1 साल के अंदर हम कौम का जो इज्जत नफ्स से बहाल ना कर सके, कौम में एतमाद बहाल ना कर सके, लोड शेडिंग, महंगाई, ये दूसरे बहुत सारे मसले हैं, हमारी आजादी और खुद मुख्तारी जो मेरे दिल के करीब तर है, इन सारे मसलों में अगर 1 साल पे हमने पाकिस्तान को अपने पांव पे न खड़ा किया, तो मैंने ये फैसला किया है कि अगर मैं हुकूमत में हुआ तो मैं हुकूमत से अलहदा हो जाऊंगा। मैं मुस्लिम लीग साहब इसी बयान का हवाला दे रहे थे आप? ये बिल्कुल बिल्कुल यही। अब आप इससे अंदाजा लगा लें तो ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई थी, इन सारी चीजों का खात्मा हो चुका है? वही मैं कह रहा हूं, क्या लोड शेडिंग खत्म हो गई है? अभी इस वक्त लोड शेडिंग होने वाली है, बत्ती जाने वाली है। हमने जनरेटर चलाया हुआ है जहां हम बैठे हुए हैं कि बत्ती जाए। अगर क्या कौम के हौसले बुलंद हो चुके हैं? क्या इन्होंने खुद मुख्तारी रीइंस्टेट करवा दी है कौम की? क्या किया इन्होंने? क्या महंगाई ख़त्म हो गई है? तेल की कीमतें रिकॉर्ड गिरी और महंगाई रिकॉर्ड ऊपर गई है क्या? अब ये 4-5 बातें की हैं इन्होंने, इनको सुनना चाहिए ये। और अब तो आज तो लोग कह रहे हैं क्वेटा के हादसे के बाद, जहां क्वेटा आप तशरीफ भी नहीं लेके गए, आप गए भी नहीं क्वेटा। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है, वफाक का मसला नहीं है। आईनी तौर पे सूबों को ये मसला देखना चाहिए। इस तरह का हवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था कि जनाब वहां सूबों ने भी कुछ अमल दरामद करना है। लेकिन एक बात का तो क्रेडिट देंगे ना बैरिस्टर एतराज एहसन साहब चौधरी निसार को कि इंतहाई दबंग मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। ही स्पीक्स हिज माइंड। और क्या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को पता होता है कि चौधरी निसार साहब ये चीजें करने जा रहे हैं, या कि इतने इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं, जो कि होना भी चाहिए। ही शुड स्पीक हिज माइंड। आप भी जब मिनिस्टर थे, आप भी एक तगड़े मिनिस्टर थे और बहुत सारे
सारे काम आपने बतौर वजीर दाखिला भी किए, बोल्ड इनिशिएटिव्स लिए। बोल्ड इनिशिएटिव्स तो वो लेते हैं, बोल्ड स्टेटमेंट्स भी वो देते हैं, और इस तरह का बाकी वजीर तो सारे जिन पे इल्जाम लगता है कि जनाब वो शायद आपके साथ मुकमका में, ही इज द ओनली ऑड वन हु इज स्टैंडिंग आउट। वो एक अंग्रेजी में बड़ा मुहावरा भी है और एक स्ट्रेटजी होती है, गुड कॉप बैड कॉप। वो एक बंदा अच्छा बनता है और एक बंदा बुरा बनता है, और वो एक धमकियां देता है, दूसरा मनाने समझाने की कोशिश करता है। तो ये वजीर आज़म नवाज शरीफ और निसार अली, ये बिल्कुल एक ज़हन है इनका, एंड दे आर गुड कॉप बैड कॉप। वजीर आज़म जाके निसार अली ऐसे बयान देता है असेंबली में कि अब अपोजिशन मजबूर हो जाए, सारी अपोजिशन वॉकआउट करने में, और वजीर आज़म जाके उनको खुद बना के वापस लाता है। ये गुड कॉप बैड कॉप है। असल बात यह है कि मुल्क जिस मसले जिन मसाइल से गुजर रहा है, जिन मसलों से इसको ये दो चार हैं इसको, उन मसलों में नेशनल एक्शन प्लान सबसे अहम है। और आज ज़रबे अज़्ब वालों ने भी कह दिया है। अब इनको प्रॉब्लम ये है निसार अली को कि उसकी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल सिफर है, 100% सिफर है, और वो सिर्फ अपनी बातों से चला रहे हैं मामलात को। आज जो कोर कमांडर्स की मीटिंग में, फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में जो कहा गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम कब से कह रहे हैं, मैं नॉर्मली कोर कमांडर्स की बात या ISPR की तायद नहीं करता, मैं ISPR की मुखालिफ मेरी ज़िंदगी गुजरी है उनकी तरदीदें करते हुए, लेकिन ये बात हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, तसलसल से कह रहे हैं कि खुदारा नेशनल एक्शन प्लान पे एक्शन लो, खुदारा उस पे अमल करो, खुदारा ये कुछ दलेरी से, बहादुरी से इकदामात लो। प्रोस्क्राइब्ड बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो यानी कि बैरिस्टर एजाज अहसन साहब आप कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फौज एक ही सफ़े पे खड़े हैं? देखिए, हम किसी के एक सफ़े पे होने को तरजीह नहीं देते। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फ़ौज के एक पेज पे खड़े हों, या एजाज अहसन के लिए बड़ी ये इज़्ज़त का बायस होगा कि फ़ौज के साथ पेज पे खड़ा है। मैं खड़ा हूँ जिस मकाम पे और जिस समत चल रहा हूँ वो मेरे ज़मीर के मुताबिक दुरुस्त है, और जहाँ फ़ौज को उनकी मैं तरदीद और गलत समझता हूँ, मैंने ज़िंदगी भर पहली मर्तबा, और अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, सब की मैंने मुखालफत की है। मैं ज़ियाउल हक की हुकूमत में वजीर नहीं रहा। शरीफ की हिमायत आप किस वजह से कर रहे हैं? और आज का जो बयान आया है उसके बाद चलें, आप तो ने ये हिस्ट्री बता दी उसके बाद कि नवाज शरीफ साहब और राहील शरीफ साहब एक ही सफ़े पे खड़े हैं, इतनी लंबी लंबी मुलाकातें होती हैं। और दूसरा इसी से रिलेटेड चौधरी निसार साहब, जिनकी आप कह रहे हैं कि सिफर कारकर्दगी है, शायद वाहिद वफाकी वजीर हैं जो कि जाके GHQ में मुलाकात कर सकते हैं। कौन सा और दूसरा वफाकी वजीर है जो ऐसी मुलाकात कर सकता है? नहीं, निसार अली तो अब बहुत होगी। निसार अली के बारे में गुफ्तगू, उसको 6 रातें नींद नहीं आएगी। लेकिन निसार अली तो एड्रेस ही GHQ को करते हैं। एक आपको बयान उनका याद होना चाहिए, वो भी शायद आपका प्रोड्यूसर ढूंढ ले, कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दिन बयान दिया, ये कोई साल सवा साल की बात है, बयान दिया कि उनकी बातचीत नहीं है वज़ीर दाखिला के साथ, और उन्होंने चौधरी निसार अली से 4 साल कोई सलाम अलैकुम भी नहीं कहा। इस पे जब निसार अली साहब से पूछा गया तो निसार अली साहब ने मीडिया को कहा कि मुझे उस वज़ीर दिफा के साथ ज़रूरत ही नहीं है ताल्लुकात की, मैं तो डायरेक्ट GHQ से मेरा डायरेक्ट ताल्लुक है। वो भी आप जरा किसी वक्त निकाल जी बिल्कुल, वो रिकॉर्ड पे मैं बैरिस्टर एजाज अहसन साहब वो फिर किसी आएंगे। आज बहुत सारे नए दस्तावेजात आए हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कुंबर ग्रुप है, हमारे पास अल्टीमेट होल्डिंग है 6 अरब 32 करोड़ की। जब मार्च 2016 में ट्रांजैक्शन होती है
तो किसके नाम ट्रांसफर होती है नाज़रीन, ये मजीद दस्तावेजात हुक्मरान खानदान की बैरून मुल्क ट्रांजैक्शंस के हवाले से आपको दिखाएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 3 अप्रैल को पानामा पेपर्स आए और उसके बाद से 4 माह का अरसा गुजर गया। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी टीओआरस पे, वहाँ पे भी टीओआरस पे बातचीत होती रही। उसके बाद पार्लियामेंट में वजीर आजम भी आए, उन्होंने भी बयानात दिए। उससे पहले दीगर बयानात भी हम सुन चुके, हुक्मरान ख़ानदान के बच्चों के, हुसैन नवाज साहब का बयान, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयानात, और उनका इनकार भी था, फिर इकरार भी था। मैं इस हवाले से नाज़रीन आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जो कि 17 एवनफील्ड हाउस से रिलेटेड है, और इसकी जब आप रजिस्ट्रेशन डेट देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये 7 मई 1993 को रजिस्टर हुई कंपनी नेस्कॉल। प्रॉपर्टीज की थी 17 एवनफील्ड हाउस, 118 127 लंदन पार्क लेन, लंदन W1, और इस हवाले से बेनिफिशियल ओनर नेस्कॉल लिमिटेड। डेट है डॉक्यूमेंट की 7 मई 1993, और इस डॉक्यूमेंट पे बाकायदा स्टैम्प्स लगी हुई हैं बरतानवी हुकूमत की, और ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह से ट्रांसफ़र हुए, इसकी सारी तफसीलात, इसके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैं वो भी सारे मौजूद हैं। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट नाजरीन आता है, और ये 17 एवनफील्ड में, और इसमें हमें नज़र आता है कॉशनर अल तौफीक कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स। और इसमें जब हम कॉशन रजिस्टर्ड ऑन 9 नवंबर 99 देखते हैं तो हमें पता लगता है कि अल तौफीक कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसका तो जिक्र एक और केस में भी आया था लंदन हाई कोर्ट में, जब ये 16, 16A, 17, 17A और प्रॉपर्टीज अटैच कर दी गई थी। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, ये मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं, और इसकी डेट भी 2006 से पहले की, अल तौफीक कंपनी की और नेस्कॉल के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की। ये दस्तावेजात आपने पहले देखे थे या कि ये नए डॉक्यूमेंट्स आप पहली दफा देख रहे हैं? नहीं, मैं तो पहली दफा देख रहा हूं। ये साबित क्या करते हैं ये डॉक्यूमेंट्स? ये देखें, इसमें एक अहम चीज़ है, लफ्ज़ है कॉशनर, और ये आप इसको अगर देखेंगे डॉक्यूमेंट को तो ये रजिस्टर्ड है डॉक्यूमेंट, और ये इसमें ऊपर लिखा है एप्लीकेशंस टू विड्रॉ द कॉशन। जी बिल्कुल। और जो पहला डॉक्यूमेंट आपने देखा है 7 मई 1993 वाला, उसके ऊपर की लाइन आप पढ़ेंगे, हर मैजेस्टीज HM लैंड रजिस्ट्री। जी बिल्कुल, हर मैजेस्टीज लैंड रजिस्ट्री। अब ये होता ये है कि अगर मैंने को पैसे दिए हुए हैं आपको, ये हम दोनों बरतानिया में हैं और मैंने आपको पैसे दिए हुए हैं, और आपने अपना अपार्टमेंट कर लें, वो मेरे साथ मॉर्गेज किया है या उस पे लियन क्रिएट किया है, तो मैं जाके हर मैजेस्टीज रजिस्ट्री में वो रजिस्टर करा देता हूँ एक कॉशन टू एनी अदर बायर, ही इज़ पुट टू कॉशन कि वो आपसे ख़रीदे ना, क्योंकि उस पर मेरा लियन है, मेरा एक हक है। ये रजिस्टर हुआ हुआ लियन है ऑफ अल तौफीक कंपनी, जो कि इसमें लिखा हुआ है फंड्स देने वाली कंपनी है। इट्स ए इन्वेस्टमेंट कंपनी। अल तौफीक जो कंपनी थी, इन्होंने डिक्री ली अगेंस्ट शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, मियां मोहम्मद शरीफ एंड हुदैबिया इन 1999, और कॉशन इनका रजिस्टर हुआ था। अब जब इन्होंने पैसे दे दिए, वो पैसे दे के लियन इन्होंने छुड़वा लिया, तो फिर अल तौफीक कंपनी ने ये विड्रॉल ऑफ कॉशन की एप्लीकेशन दी कि वी वांट टू विड्रॉ वो जो एक हमने
वार्निंग रजिस्टर कराई हुई थी हर किसी को कि मुश्तरी होशियार बाश, वो हम वापस लेते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं क्योंकि बैरिस्टर एतराज एहसन साहब दस्तावेजात इतने ज्यादा हैं, इस पे तफसीलन भी आपसे बात करूंगा और डॉक्यूमेंट नाज़रीन आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये वन हाइड पार्क प्लेस से रिलेटेड है। वन हाइड पार्क प्लेस जिसकी ट्रांजैक्शन हुई मार्च 2016 में आके तकरीबन 6 अरब 32 करोड़ रुपए की। और जब आप ये डॉक्यूमेंट अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है वन हाइड पार्क प्लेस, ट्रांसफरर है हसन नवाज शरीफ। और जब आप इसके नीचे आते हैं तो फिर आपको पता लगता है ट्रांसफरी जो है इसका वो अल्टीमेट होल्डिंग्स मैनेजमेंट लिमिटेड है, टेरिटरी ऑफ इनकॉर्पोरेशन वही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। और फिर अगले सफ़े पे जब आप आके देखते हैं तो हमें पता लगता है इसकी प्राइस दी गई है 42,500,000 पाउंड, जो कि 6 अरब 32 करोड़ रुपए बनती है। और जब अगले सफ़े पे आते हैं तो साइंड एग्जीक्यूशन इसकी कौन कर रहा है, साइंड एज अ डीड बाय हसन नवाज शरीफ इन द प्रेजेंस ऑफ, और हसन नवाज शरीफ साहब के हमें आगे सिग्नेचर्स नजर आ जाते हैं। और फिर उसके नीचे आता है कि जी साइंड एज अ डीड ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट होल्डिंग्स मैनेजमेंट लिमिटेड, अ कंपनी जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, बाय अली रियाज मलिक। अब अली रियाज मलिक साहब कौन से साहब हैं जिनके साथ ये इन्होंने डील साइन की, ये मुझे तो मालूम नहीं है कि अली रियाज मलिक कौन है। ये कोई प्रॉपर्टी टाइकून है, उनके साहबजादे हैं। 6 अरब 32 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हसन नवाज शरीफ साहब को, क्यों दिए, कैसे दिए, इसी से रिलेटेड एक और डॉक्यूमेंट है हमारे पास वन हाइड पार्क प्लेस का, जिसमें लिखा हुआ है कि जी 21 मार्च 2016 को अल्टीमेट होल्डिंग्स मैनेजमेंट लिमिटेड बोरोअर है। उसके बाद लेंडर फॉर एंट्री इन द रजिस्टर, लेंडर फॉर एंट्री इन द रजिस्टर हसन नवाज शरीफ है। और उसके बाद अगले सफ़े पे जब आते हैं द बोरोअर विद फुल टाइटल गारंटी। और फिर आगे एक और चीज़ आ जाती है कि जनाब हसन नवाज शरीफ से पूछे बगैर इस प्रॉपर्टी को अल्टीमेट होल्डिंग डिस्पोज ऑफ भी नहीं करेगी। और फिर जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें पता लगता है कि अल्टीमेट मैनेजमेंट होल्डिंग लिमिटेड अली रियाज मलिक साहब, उनके सिग्नेचर हमें यहां पे नजर आते हैं। बैरिस्टर एतराज एहसन साहब, इस सारी कहानी का अल्टीमेट होल्डिंग्स तक तो मैं आता हूं। एक और डॉक्यूमेंट है इसी से रिलेटेड वन हाइड पार्क प्लेस से, जहां से हमें पता लगता है कि ये प्रॉपर्टी इससे पहले ली गई और हसन नवाज शरीफ साहब इसके प्रोप्राइटर थे। और 2016 में मार्च में जब ये काम किया गया, आप अपनी स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इसकी बाकायदा लिखा हुआ है प्रोप्राइटर 2007 में हसन नवाज शरीफ साहब, और उसकी कीमत भी लिखी हुई है कितने लाख पाउंड उन्होंने दिए। और फिर आगे अगले सफ़े पे जब हम आके देखते हैं तो ये 2016 की ट्रांजैक्शंस हमें यहां पे नजर आती हैं, वही तकरीबन 6 अरब 32 करोड़ रुपए की, जो अल्टीमेट होल्डिंग्स को ट्रांसफर हो जाती है। ये वो मनी ट्रेल है। और बाद में जब इसका रिस्ट्रिक्शन ऑन नो डिस्पोजिशन, ये वाले मजीद डॉक्यूमेंट्स इसमें निकल के आए हैं। ये अली रियाज मलिक साहब जो साहब हैं, एक तो ये साहब कौन है, आपको शायद इसका इल्म है या नहीं है। और ये 6 अरब 32 करोड़ रुपए वो पनामा पेपर्स के आने से तकरीबन 10-12 दिन पहले क्यों ये ट्रांजैक्शन हो रही है? ये इसमें एक तो देखने की बात जो बज़ाहिर है वो ये है कि इसमें 42 मिलियन पाउंड है ना, ये गालिबन 42 मिलियन पाउंड जी, जो 6 अरब 32 करोड़ 5 मिलियन पाउंड जी, 42.5 मिलियन पाउंड ये हसन नवाज शरीफ को के अकाउंट में है, ज़ाती अकाउंट में, टू स्टार्ट ऑफ। अब ये किस तरह आए, इसकी वजह यही हो सकती है कि किसी ने कहा हो, जो देने वाला है वो देने वाला हो, उसने कहा हो कि ये आपके ही अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में मैं डालूंगा ताकि ये सनद रहे कि मैंने आपको ये पैसे दिए हैं। वो किस किस्म का आदमी हो सकता है या कंपनी हो सकती है मुझे नहीं मालूम, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, पर जो हो सकता है वो ये है कि मिसाल के तौर पे कतर या कहीं इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया हो, कोई अगर LNG का ट्रांजैक्शन किया हो, तो जो देने वाली कंपनी है उस पर कमीशन वो कहे कि जी आपके नाम के अकाउंट में जाएगा ये, आप बाद में इसको कॉरपोरेट वेल के अंदर बेशक छुपा लीजिए। अल्टीमेट होल्डिंग एक कंपनी है
आपकी कंपनी है, और उसमें अल्टीमेट बाद होल्डिंग में पे आप सिग्नेचर बेशक अली उसमें रियाज डाल मलिक लें। नामी एक साहब के आ रहे हैं। मैं आपको बैरिस्टर साहब, आपने ये वेल्स की बात की, नून लीग की हुकूमत आती है मई 2013 में, और अल्टीमेट होल्डिंग्स, नाज़रीन मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं कि अल्टीमेट होल्डिंग जो रजिस्टर होती है वो 30 दिसंबर 2013, यानी नवाज शरीफ साहब 2013 में जब उनको मैंडेट मिलता है तो ये वाली कंपनी अल्टीमेट होल्डिंग रजिस्टर होती है 30 दिसंबर 2013 को। और इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टीमेट होल्डिंग्स के बाकी मजीद दस्तावेजात भी हैं, वो आपकी खिदमत में फिर रखेंगे। तो बैरिस्टर एजाज एहसन साहब, कतर के साथ आप जो जिक्र कर रहे थे अल्टीमेट होल्डिंग्स कि जब हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखते हैं, और इसके सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास मौजूद हैं सारे, वो भी नाज़रीन को किसी दिन दिखाएंगे। 2013 में ये बनती है, पनामा पेपर आने से 12 दिन पहले 6 अरब 32 करोड़ रुपए यानी कि 42.5 मिलियन पाउंड्स वो ट्रांसफर हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे जो कि लंदन रिकॉर्ड्स में हसन नवाज शरीफ के पास प्रॉपर्टी थी। अरशद, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मैं को हतमी तौर पे कतर का नाम मैं मफरूज़े के तौर पे ले रहा हूँ। मुझे इल्म नहीं है कि ये कतर से पैसे आए हैं या किस तरह आए हैं, पर एक आर्गूमेंट के तौर पे ले रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी या कोई रियासत ये चाहती है कि पैसे जो हमने कमीशन या कटबैक देना है किसी डील पे वो दिया जाए और उसकी रसीद और सनद रहे कि वो इनको ही दिया गया है, बजाय ये कि कॉरपोरेट वेल के पीछे जाएं, वो इसी तरह देंगे। वो कहेंगे कि जी हम तो हसन नवाज शरीफ के नाम पे देंगे, जो बैंक अकाउंट हसन नवाज शरीफ के नाम पे है। अब हसन नवाज शरीफ ने उसका अल्टीमेट होल्डिंग में पैसे डाले हैं। अल्टीमेट होल्डिंग ये 1 हाइड पार्क प्लेस का बना है, मालिक बनी है अल्टीमेट होल्डिंग्स। उस एक्टिविटी के बारे में आई कांट से कि क्या वो बिल्कुल ठीक है, इस एक्टिविटी के बारे में नहीं, लेकिन मजीद भी बैरिस्टर एहसन साहब इन ऑफशोर अकाउंट से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटीज हैं। कुछ दस्तावेजात आपको नाज़रीन मजीद दिखाते हैं, नए दस्तावेजात ऑफशोर मलकियत के हुक्मरान खानदान की, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे पास ये नए दस्तावेजात का पूरा एक पलंदा मौजूद है कि नेस्कॉल, नीलसन, शैमरॉक का नाम कब तब्दील हुआ। ये सर्टिफिकेट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और इंशाल्लाह ये आपको मैं पब्लिकली ट्विटर पे भी डाल देंगे हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम में चलाते जाएंगे, ताकि आप भी इनको देखते जाएं। ये काफ़ी सारा ट्रेल है जो 1992 से शुरू होकर 2016 तक आ रहा है हुक्मरान खानदान का। बैरिस्टर एजाज एहसन साहब, आपको इस पर कुछ होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? अरशद, मेरा तो मानना यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनकी पकड़ नहीं है। ये डाके मार रहे हैं, मार चुके हैं। ये दिन दिहाड़े कानून की इंतहा किस्म की खिलाफ वर्दियां कर चुके हैं। बैरिस्टर एजाज एहसन जो कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स लीड करता रहा, वो हार मान गया। आज हार नहीं मानी, बहुत पहले से मानी है। ये डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, ये आपने सब कुछ मेरे सामने तो स्क्रीन पे नहीं है, क्योंकि मेरे कैमरे के सामने इस वक्त बैठा हुआ हूँ और आपकी स्क्रीन